1630 वस्ती यूरोप एक ऐसी खौफनाक तबाही का शिकार था जिसने पहले ही लाखों जानें ले ली थीं। सब कुछ बर्बाद हो रहा था। लेकिन फिर बाल्टिक के सर्द और बर्फीले साहिलों से एक ऐसी शख्सियत उभरी जिसने आकर जंग के तमाम तयशुदा उसूलों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए उनकी इस जदीद फौज और उन अजीम तब्दीलियों का जायजा लेते हैं जिन्होंने उस दौर में तारीख का रुख ही मोड़ दिया। इस दौर की संगीनी को समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले 12 साल से चलने वाली एक खौफनाक मजहबी आग ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में लिया हुआ था, और इस सब में कैथोलिक हैब्सबर्ग्स का गलबा इस कदर मजबूत था कि वो बिल्कुल नाकाबिले शिकस्त मालूम होते थे। होली रोमन एम्पायर पर उनकी गिरफ्त हर फतह के साथ मज़ीद पुख्ता होती जा रही थी। ओके, चलिए इसमें गहराई तक जाते हैं। ये टाइमलाइन इस शाही कशमकश का एक वाज़े खाका पेश करती है। 1618 में जंग शुरू हुई, लेकिन स्वीडिश बादशाह गुस्तावस एडोल्फस की आमद ने वाक़यात की रफ्तार को इंतहाई तेज़ी से बदल दिया। 1630 की आमद से लेकर 1632 में होने वाली लुत्ज़न की आखिरी जंग तक ये सफ़र निहायत ही तेज़, हैरानकुन और हंगामा-खेज़ था। हिस्सा 1, रिवॉल्यूशनाइजिंग मॉडर्न वॉरफेयर, यानी सुस्त और भारी ब्लॉक्स से लेकर चुस्त और तेज़ रफ्तार फ़ौजों तक का सफ़र। तो असल में ये इनकलाब था क्या? पहले की फ़ौजें काफ़ी सुस्त और भारी होती थीं। मैदान जंग में घुड़सवार और नेज़ा बरदार दस्ते बड़े बड़े ब्लॉक्स की शक्ल में आगे बढ़ते थे, जिनकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती थी। लेकिन गुस्तावस ने एक बिल्कुल नया तस्वुर पेश किया, कंबाइंड आर्म्स। उन्होंने कदीम मैक्डोनिया के फैलेंक्सिस से मुतासिर होकर पैदा फौज, घुड़सवारों और तोपखाने को इस तरह एक साथ यकजा किया कि वो मैदान जंग में तेज़ी से हरकत कर सकें और हर कदम पर एक दूसरे को मुसलसल सपोर्ट कर सकें। ये अपने दौर के हिसाब से एक गेम चेंजर बात थी। और ये नया तरीक़ाकार मैदान जंग में बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क दिखाता था। एक तरफ थे सख्त और पुराने स्पेनिश टर्शियोस, जिनके पास ऐसी भारी तोपें थीं जो अक्सर कीचड़ में फंस जाती थीं, बिल्कुल बेबस। और दूसरी तरफ लचकदार स्वीडिश ब्रिगेड्स, जिन्होंने हल्के लेदर गन्स और पित्तल की तोपें इस्तेमाल की। इन हल्के हथियारों को घोड़े या चंद सिपाही बासानी मैदान जंग में इधर से उधर मुंतकिल कर सकते थे। इसका सीधा सा मतलब ये था कि इन्फेंट्री को अब हमेशा एक मजबूत बैकअप हासिल रहता था। हिस्सा 2, मास्टर क्लास एट ब्राइटनफेल्ड, एक आखिरी और अजीम इम्तिहान। सितंबर 1631 में इस नई जंगी मशीन का आमना सामना काउंट टिली की तजुर्बाकार और नाकाबिले शिकस्त फौज से हुआ। ये मुकाबला इंतहाई दिलचस्प था। पहले कदम में ही स्वीडिश फौज के सैक्सन इत्तेहादी घबराकर मैदान छोड़कर भाग गए। आम हालात में ये यकीनी शिकस्त की अलामत होती है, लेकिन दूसरे कदम में शानदार डिसिप्लिन दिखाते हुए पूरी स्वीडिश लाइन ने दुश्मन की शदीद फायरिंग के बीच अपना रुख मोड़ा, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ। और फिर तीसरे कदम में मस्केटियर्स ने ऐसी मुसलसल और भरपूर फायरिंग की कि इंपीरियल भारी घुड़सवारों का हमला वहीं धराए का धरा रह गया। और इस सब हंगामे के बीच गुस्तावस सिर्फ पीछे खेमे में बैठकर हुक्म नहीं चला रहे थे, उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपनी फौज की क़ियादत की। तारीख के उन अजीम और मिसाली किरदारों की तरह जो अपने सिपाहियों के शाना बशाना लड़ते हैं, बादशाह की इस बहादुरी ने पूरी फौज का हौसला इस कदर बुलंद रखा कि नतीजा वही निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टिली की वो फौज जिसे सब नाकाबिले शिकस्त समझते थे, मुकम्मल पसपाई पर मजबूर हो गई। हिस्सा 3, द ब्रूटल ह्यूमन कॉस्ट, जंग की तल्ख हकीकत। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प और गौरतलब है वो ये कि तारीख सिर्फ जंगी हिकमत अमली का नाम नहीं होती, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया भी है। अवाम की उस खौफनाक सूरत हाल का अंदाज़ा इस एक कौल से बाखूबी लगाया जा सकता है। एक ऐसी ज़मीन जहाँ जिंदा लोग मुर्दों पर रश्क करते थे। ये कोई फर्जी कहानी नहीं थी। जलाओ और घेरा यानी स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसीज़ ने पूरी की पूरी बस्तियों को राख कर दिया था, और अगर कोई खुशकिस्मती से तलवार से बच भी जाता तो आने वाला कहत और वबा यकीनन उसकी जान ले लेती थी। जैसे जैसे ये जंग लंबी होती गई, बेहतरीन फौजी तरबियत भी जवाब देने लगी। भूखे और बगैर तनख्वाह के सिपाहियों में डिसिप्लिन टूटने लगा। नतीजतन मजहबी आज़ादी के नाम पर लड़ी जाने वाली ये जंग आहिस्ता आहिस्ता उसी वहशत और बारबैरिटी का अक्स बनने लगी जिसके खिलाफ इसने कभी आगाज़ किया था। वक्त के साथ साथ दोनों तरफ की तबाही और बर्बादी बिल्कुल एक जैसी दिखने लगी थी।
حصہ 4 فائنل سٹینڈ ایٹ لوتسن، جنگ کی وہ گھنی دھند۔ آئیے تصور کرتے ہیں نومبر 1632 1632 کی ایک تھیتھاٹتی ہوئی سردی اور دھندلی صبح کا، جہاں میدان جنگ مکمل طور پر دھوئیں اور افراتفری کی لپیٹ میں تھا۔ اسی گھنی دھند اور کیوس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لڑتے لڑتے گسٹاوس اچانک اپنے محافظوں سے الگ ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر دشمن کے زرہ پوش گھسواروں یعنی کیوریسیئرز نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان پر گولیاں برسا دیں، جس کے باعث وہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ یہ تاریخ کا ایک نہایت ہی سنگین اور ہارٹ سٹاپنگ لمحہ تھا۔ گرنے کے بعد جب دشمن نے ان کی پہچان کرنی چاہی تو ان کے آخری الفاظ کچھ یوں بتائے جاتے ہیں: میں سویڈن کا بادشاہ ہوں جو جرمن قوم کی مذہبی اور حقیقی آزادی پر اپنے خون سے مہر لگا رہا ہے۔ یہ ایک بہت عظیم المیہ تھا کہ انہوں نے اسی میدان میں اپنی جان دے دی، لیکن ان کی عظمت اس بات میں ہے کہ ان کی بنائی ہوئی اسی جدید فوج نے اپنے بادشاہ کے بغیر بھی اس دن فتح حاصل کی۔ حصہ 5 لیگیسی آف دا لائن، جدید دنیا کی تشکیل۔ تو یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ بادشاہ کی موت پر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ افسوسناک طور پر یہ آگ مزید 16 سال تک جلتی رہی۔ لیکن ان کی لائی گئی ان جنگی تبدیلیوں نے جدید دنیا کی بنیاد ہمیشہ کے لیے رکھ دی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک چھوٹی، پیشاور اور ویل ایکوپڈ فوج کسی بھی بڑی اور سست سلطنت کو دھول چٹا سکتی ہے۔ اس جنگ کے بعد یورپ میں طاقت کا توازن شمال کی طرف منتقل ہو گیا، اور یہیں سے ان جدید نیشن سٹیٹس کے قیام کا آغاز ہوا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری آج کی اس معلوماتی گفتگو کا اختتام اس نہایت ہی اہم سوال پر ہوتا ہے: کیا تاریخ کی اس افراتفری اور قیاس میں کوئی ایک عظیم سوچ رکھنے والی شخصیت واقعی پورے بر اعظم کا راستہ بدل سکتی ہے؟ لائن آف دا نارتھ کا چھوڑا ہوا ورثہ یقیناً اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور یہ ہمیں اس بارے میں مزید پڑھنے اور سمجھنے پر مجبور کرتا ہے۔